बिहार का करंट अफेयर जो अप्रैल का, आई थिंक ये 5वां दिन होगा आपका, ठीक है। इससे पहले 4 दिन हम लोगों ने 4 डे में विभिन्न करंट अफेयर्स को देखा था। अप्रैल में कुछ ज्यादा करंट अफेयर्स था, इसलिए आपका 5वां दिन है, ठीक है। वैसे महीने के करंट अफेयर्स को हम लोग 3 दिन में समाप्त करते हैं, स्पेशली बिहार को लेकर, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया। कहाँ पे है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, कहाँ पे, तो क्या बताओगे आप? पटना में। कहाँ पे है ये? पटना में, ठीक है। 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की नींव रखी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कहाँ पे रखा गया, तो पटना में रखा गया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे देखेंगे, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। एनडीआरसी न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। तो मतलब भारत में, ठीक है, पूरे पूरे वर्ल्ड, पूरे एशिया की बात करेंगे तो सबसे पहला, ठीक है, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की नींव कहाँ पे रखी गई, तो बिहार के पटना में रखी गई है, ठीक है। और इसकी खोला कहाँ पे गई, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई, तो पटना विश्वविद्यालय के परिसर गंगा नदी के पास में की गई है। कहाँ पे की गई है, तो पटना विश्वविद्यालय के परिसर गंगा नदी के पास इसकी स्थापना की गई, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो है तो प्रसिद्ध गंगा डॉल्फिन विशेषज्ञ जिनका नाम था आर के सिन्हा ने एक दशक पहले एनडीआरसी का विचार का प्रस्तावित किया था। तो अभी जो केंद्र की जो स्थापित किया गया, विचार किसका था, तो क्या बताएंगे, तो ध्यान रखिए विचार किनका था। तो विचार की बात करेंगे तो आर के सिन्हा का था। किनका विचार था, आर के, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आर के सिन्हा का था। आर के सिन्हा कौन है, तो ध्यान रखें आर के सिन्हा की बात करेंगे तो आर के सिन्हा कौन है, तो ध्यान रखना प्रसिद्ध गंगा डॉल्फिन विशेषज्ञ है, ठीक है। तो प्रसिद्ध गंगा डॉल्फिन विशेषज्ञ है आर के सिन्हा। तो आर के सिन्हा के विचार ही था, सो मतलब क्या करना चाहिए, इन्हीं की दिमाग की उपज है कि एनडीआरसी केंद्र की स्थापना की गई। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते आगे, ठीक है। इस परियोजना को वर्ष 2013 में मंजूरी मिली थी। कब मिली थी इसको मंजूरी, 2013 में इसकी मंजूरी मिली थी, ठीक है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास कब रखा था, तो 2020 में शिलान्यास शिलान्यास रखा था। अभी जाके इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। तो 2013 में मंजूरी मिली, 2020 में शिलान्यास शिलान्यास रखा गया, और 2024 में मतलब क्या हुआ, इसका उद्घाटन हुआ। मतलब समझ रहे हैं, जिस वर्ष शिलान्यास रखा गया, सॉरी, जिस वर्ष मंजूरी मिली, स्थापना होने में कितने वर्ष, 11 वर्ष का समय लग गया, ठीक है। अब एनडीआरसी, एनडीआरसी अगर मैं कह रहा हूँ तो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इस केंद्र में वैज्ञानिक डॉल्फिन के प्राकृतिक आवास में उसके व्यवहार के विभिन्न पहलुओं पर शोध करेंगे। मतलब किस प्रकार का व्यवहार करता है, ठीक है, उसके बारे में क्या किया जाएगा, शोध किया जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और गंगा डॉल्फिन के खान पान की आदतें, ठीक है, जीवित रहने के कौशल, मृत्यु के कारण और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल जैसे कारकों का भी अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मत्स्य कार्य के दौरान क्या होता है, जब मछली पालन जो करते हैं किसान, ठीक है, मतलब मछली पकड़ने वाले जो काम जो करते हैं फिशरमैन, तो गलती से मतलब डॉल्फिन को नुकसान हो जाता होता है, कभी कभी जाल में फंस जाता है, या फिर बहुत सारे वजह से क्या होता है, डॉल्फिन का नुकसान होता है। तो इस वजह से मछुआरों को प्रशिक्षित करने में एनडीआरसी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्यों उनको प्रशिक्षित क्यों करना है, क्योंकि जब उनको मछली पकड़ने के वक्त ध्यान में रखना से किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ठीक है। किनका नुकसान ना हो, तो ध्यान में रखना है डॉल्फिन का नुकसान ना हो, डॉल्फिन। ठीक है। इस प्रकार ये केंद्र गंगा डॉल्फिन का अनुसंधान में संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अन्य उद्देश्य की बात करें, एनडीआरसी को गंगा डॉल्फिन अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में भी स्थापित करना है। गंगा डॉल्फिन से बात करेंगे तो 69 बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो कभी कभी इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो गंगा डॉल्फिन विश्व की मीठे पानी की 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है, ठीक है। मीठे पानी के विश्व में 4 डॉल्फिन प्रजाति आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मीठे पानी के, उसमें से गंगा डॉल्फिन वन ऑफ देम है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और क्या इनसे फैक्ट निकल कर आता है, तो उसको भी जरा हम लोग देखते हैं। कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, तो गंगा के डॉल्फिन में तो मिलता है। कहाँ पे मिलता है, गंगा नदी में मिलता है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चीन की यांगसी नदी में भी दिखता है, जो कि अब विलुप्त हो चुका है, ठीक है। कहाँ पे मिलता है, चीन के यांगसी नदी में मिलता है, ठीक है। साथ में आपको ध्यान दक्षिण में, ठीक है, सॉरी, पाकिस्तान के सिंधु नदी में मिलता है। दक्षिण अमेरिका में अमेजोन नदी में मिलता है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे बहुत सारे डॉल्फिन की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है, मरे हुए पाए गए थे, ठीक है। क्या हुए थे, मरे हुए पाए गए थे बहुत सारे डॉल्फिन थे, ये भी काफी चर्चा में था। तो अगर पूछा जाए कि मीठे पानी की डॉल्फिन कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो गंगा नदी में, चीन की यांगसी नदी में मिलता है, पाकिस्तान के सिंधु नदी में मिलता है, और दक्षिण अमेरिका के अमेजोन नदी में मिलता है, ठीक है। चारों नदी का ये ध्यान रहेगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा कि डॉल्फिन कहाँ पे नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये शुड ब्लड गंगा नदी, चीन के यांगसी हो जाएगा, पाकिस्तान में सिंधु हो जाएगा, और दक्षिण अफ्रीका में क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका, सॉरी, अमेजोन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है,
डॉल्फिन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मुख्यतः क्या है, ये मीठे पानी के, ठीक है, डॉल्फिन है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे, वैज्ञानिक नाम क्या है, इनका वैज्ञानिक नाम है प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। क्या नाम है इनका वैज्ञानिक नाम? तो वैज्ञानिक नाम है इनका प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका की बात करेंगे, इनकी वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। अब डॉल्फिन के बारे में और भी कुछ प्रश्न हम लोग बनता है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये आपको याद भी रखना चाहिए। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आई थी? 1972 में आई थी। कब आई थी? 1972 में आई। इसमें शेड्यूल की बात करेंगे तो अनुसूची 1 में देखने को मिलेगा आपको। कहाँ पर देखने को मिलेगा? अनुसूची 1 में, मतलब इसको उच्च संरक्षण की आवश्यकता है। आईयूसीएन स्टेटस इसका क्या है? तो आईयूसीएन स्टेटस की बात की संकटापन्न प्रजाति इसको घोषित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। साथ में संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे जो कन्वेंशन है साइट्स, तो साइट्स जो होता है उसमें भी इसको मतलब प्रशिष्ट किया गया है, ठीक है। प्रवासी प्रजातियों का कन्वेंशन की बात करें, सीएमसी में भी इसको रखा गया है, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे फैक्ट जो थे डॉल्फिन के हिसाब से थे। डॉल्फिन के बारे में बात करेंगे तो 1972 में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसमें अनुसूची 1 में, ठीक है, रखा गया है इसको, जो कि उच्च संरक्षण। अनुसूची 1 में किसको रखा गया? जिनको बहुत अधिक संरक्षण की, बहुत अधिक प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, उनको अनुसूची 1 में रखा गया है, ठीक है। आईयूसीएन की बात करेंगे तो लाल सूची के तहत किसमें? संकटापन्न प्रजाति इसको घोषित किया गया है, ठीक है, रेड लिस्ट में है, ठीक है। और संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे कन्वेंशन जो है साइट्स के अंतर्गत भी इसको शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे डॉल्फिन पाई जाती है, एक बार फिर से आप हमें बता देंगे। तो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, चीन की यांसी नदी में भी पाई जाती है, पाकिस्तान के सिंधु नदी में पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका की किस नदी में पाई जाती है? अमेजन नदी में पाई जाती है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, चलेंगे तो आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है, उस पर भी जरा हम बात करते हैं, ठीक है। अब बात बिहार में गंगा नदी डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है। तो बिहार में गंगा नदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? सारण जिले में, ठीक है, डोरीगंज में गंगा और गंडक के संगम पे पाई जाती है, ठीक है। तो बिहार में गंगा नदी डॉल्फिन पाई जाती है सारण जिले में डोरीगंज में गंगा और गंडक के संगम पे पाई जाती है। सारण जिले में सोनपुर में गंगा और गंडक के संगम पे भी आपको ध्यान में रखना पड़ा। तो इस सारण में भी पाई जाती है, सोनपुर में भी पाई, सॉरी, सारण में डोरीगंज में गंगा और गंडक के संगम पे, सारण में सोनपुर के पास में गंगा और गंडक के संगम पे आपको देखने को मिलेगा। कटिहार में कुर्सेला, कुर्सेला में कौन सी नदी गंगा में आके मिल जाती है? क्या बताएंगे, कौन सी नदी कटिहार में, कटिहार कुर्सेला में आके कोसी गंगा में मिलती है? कोसी नदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोसी नदी में, ठीक है। तो कोसी नदी क्या होती है, यहाँ पे आके मिल जाती है, ठीक है, ध्यान रखें। कटिहार में कुर्सेला के पास गंगा और कोसी के संगम पे भी आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो सारण जिला में, कटिहार में मुख्यतः आपको मिलेगा, ठीक है। भागलपुर में, पटना में भी कुछ हिस्सों में आपको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखिएगा। तो इन मेनली क्या है, जहाँ पे संगम वगैरह होता है ना, जैसे यहाँ पे कोसी आप जाओगे तो कुर्सेला में गंगा और कोसी का संगम है, सोनपुर में गंगा गंडक मिलती है, सारण में डोरीगंज में गंगा गंडक मिलती है। तो यहाँ पे मुख्यतः आपको डॉल्फिन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो 69 बीपीएससी में प्रश्न पूछा था, ये वाला प्रश्न पूछा था, ठीक है, इसी लाइन को कॉपी कर दिया था, ठीक है। 69 बीपीएससी का पेपर मैंने ग्रुप में डाला था, आप देखोगे तो इसी लाइन को पूछा गया था। तो नदी गंगा नदी डॉल्फिन, सॉरी, गंगा नदी की जो डॉल्फिन जो होती है अंधी होती है, मतलब वो देख नहीं सकती है, वो देख नहीं सकती है, ठीक है। मतलब क्या होता है, इको लोकेशन करती है। इको लोकेशन का मतलब क्या है, ध्वनि उत्सर्जित करती है, ठीक है। अब किस प्रकार का ध्वनि उत्सर्जित करती है? अल्ट्रासोनिक। कौन सा होता है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि क्या करती है, उत्पन्न करती है। यहीं से बीपीएससी ने प्रश्न पूछा था, ठीक है। मतलब ध्यान में रखिए, वो देख नहीं पाती है, और इको लोकेशन के माध्यम से क्या होती है, अपना नदी में अपना रास्ता ढूंढती है, ठीक है। कौन सा? इको लोकेशन के माध्यम से, ठीक है। और कौन सा ध्वनि उत्पन्न करती है? अल्ट्रासोनिक। इसी के माध्यम से नदी में पानी में अपना रास्ता और शिकार दोनों ढूंढती है, ठीक है। साथ में किस प्रकार के पानी में रहना पसंद करती है? गंगा नदी डॉल्फिन में ऐसे पानी में रहना पसंद करती है जो कम से कम 5 से 8 फीट गहरा और ऐसा क्षेत्र हो जहां बहुत कम या कोई जलधारा ना हो, ठीक है। तो गंगा नदी की जो डॉल्फिन जो है ऐसे पानी में रहना पसंद करती है जो कम से कम 5 से 7 फीट, मतलब क्या हो, गहरा हो, ज्यादा गहरा नहीं हो, ऐसा क्षेत्र जहां बहुत कम हो या कोई जलधारा ना हो, ठीक है। अब इनके बारे में और भी जरा हम लोग पढ़ लेते हैं, डॉल्फिन के बारे में क्या प्रश्न बन सकता है, ठीक है। क्या प्रश्न बनता है, देखिएगा। क्योंकि गंगा डॉल्फिन मीठे पानी में रहती है, इसलिए नदी पारिस्थितिकी तंत्र के एक विश्वसनीय संकेतक के रूप में भी कार्य करती है, ठीक है।
मतलब अगर समझिए पानी अगर खराब हो रहा है तो गंगा वहां से ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से ये संकेतक के रूप में भी काम करता है। तो पानी क्या है, पानी का मीठापन जो है सो बना हुआ है, ठीक है। तो एक तरह से ये डॉल्फिन जो है संकेतक के हिसाब से भी काम करती है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर हम लोग बात करते हैं। 2009 में भारत सरकार ने निर्णय लिया, 2009 में भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस को मनाने की भी बात कही गई, तो ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। समझ गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग चलते आगे कौन सा प्रश्न है वो भी जरा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे यह डॉल्फिन मुख्य रूप से भारत में, नेपाल में और बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में भी आपको देखने को मिलेगा, गंगा नदी में आपको देखने को मिलेगा, गंगा ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी जो होती है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पे, तो भारत के सीमावर्ती भारत, नेपाल और बांग्लादेश, इसको आपको ध्यान रखिएगा। ये तीनों की क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको डॉल्फिन आपको दिख जाएगी, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सारा फैक्ट जो था डॉल्फिन को लेकर क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। डॉल्फिन से कई बार एग्जाम में प्रश्न भी आपको पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखें बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या जो निकल कर आई, वायु प्रदूषण की समस्या निकल कर आई। कौन सा, वायु प्रदूषण, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। बिहार में जारी आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में, ठीक है, हाल ही में जारी आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में बिहार के 8 जिलों को वायु प्रदूषण का हॉट स्पॉट जिला घोषित किया गया है, ठीक है। कितने जिलों को घोषित किया गया, 8 जिलों को। कौन कौन सा जिला है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली के सहयोग से बिहार के वायु प्रदूषण के स्रोतों पर एक अध्ययन किया। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से वायु प्रदूषण के 6 स्रोतों की पहचान की गई है। क्या क्या है, तो घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्र से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है, 37% जो होता है वायु प्रदूषण कहाँ से होता है, घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्र से होता है। उसके बाद नंबर पे आता है कृषि, कृषि से कितना परसेंट है, 13% है। उसके बाद क्या आता है, परिवहन, परिवहन से कितना है, 10% है। ठोस अपशिष्ट दान से बात करेंगे, यहाँ से भी 10% है। मध्यम एवं लघु उद्योग से बात करें, यहाँ से 7% है। विद्युत और बड़े उद्योग से बात करेंगे तो 7% है। इतना आपको ध्यान में नहीं रखना है, पूछा जाएगा से अभी बिहार सरकार ने, ठीक है, अपना एक वायु प्रदूषण का जो रिपोर्ट जारी किया उसमें कितने जिलों को शामिल किया गया, तो 8 जिलों को हॉट स्पॉट के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। इसमें काम किसने किया, किसने सहयोग दिया, तो ध्यान रखेंगे आईआईटी दिल्ली ने। किसने दिया, आईआईटी दिल्ली के सहयोग से ये सारी चीजें की गई है, इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके सहयोग से, तो आईआईटी दिल्ली। और सबसे अधिक अगर बात करेंगे राज्य में वायु प्रदूषण के स्रोत में सर्वाधिक योगदान किनका है, तो क्या बताएंगे, घरेलू ठीक है, एवं ध्यान रखेंगे। वाणिज्यिक क्षेत्र तो का बिल्कुल ठीक है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वायु प्रदूषण में सबसे अधिक घरेलू एवं वाणिज्य एवं क्षेत्र, ठीक है, ध्यान में रखेंगे बिल्कुल, जो कि 37% क्या है इनका योगदान है। अब यहाँ पर रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष की बात करेंगे, हॉट स्पॉट जिले में कौन कौन, तो पटना आपका शामिल है इसमें, देखिए आप लोग का भी जिला हो सकता है इसमें। वैशाली भी शामिल है, समस्तीपुर भी शामिल है, सहरसा भी शामिल है, पूर्णिया भी शामिल है, भागलपुर भी शामिल है, रोहतास भी शामिल है और बांका भी शामिल है, ठीक है। सारे जिलों का आपको क्या रखना है, नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। नहीं भी रखें कोई दिक्कत नहीं, बस 8 को जिला ध्यान में रखिएगा। और सर्वाधिक योगदान की बात करेंगे तो घरेलू और वाणिज्य क्षेत्र है। और किस आईआईटी ने सहयोग दिया है, तो आईआईटी दिल्ली ने सहयोग दिया है, ये आपको ध्यान रखना। जिला नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिहार में वायु प्रदूषण में परिवहन एवं ठोस अपशिष्ट का योगदान कितना है, परिवहन एवं ठोस अपशिष्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो परिवहन और ठोस अपशिष्ट दोनों मिलाकर कितना बन रहा है, ठीक है, कितना बन रहा है, 20% बन बीस रहा है ना, परसेंट ठीक है। तो दोनों का कितना है, 20% योगदान है, ठीक है। परिवहन क्षेत्र में प्रदूषण के मामले में केवल पटना को हॉट स्पॉट जिला घोषित किया गया, ठीक है। तो परिवहन क्षेत्र की बात करेंगे तो प्रदूषण के मामले में पटना जो है सो क्या आपका हॉट स्पॉट जिला है। घरेलू उपयोग के लिए बायोगैस की बात करेंगे, इसमें गाय का गोबर, लकड़ी आदि का उपयोग अभी भी पटना में, वैशाली, समस्तीपुर में किया जाता है, ठीक है। कृषि से सर्वाधिक वायु प्रदूषण करने वाले 4 जिले, उसमें सहरसा क्या है, सबसे आगे है, जो कि कृषि से मतलब क्या करता है, वायु प्रदूषण यहाँ पे होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वायु प्रदूषण दैट मीन एयर पोल्यूशन, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो राज्य में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की क्या पहल है, ठीक है। सरकार मतलब किस प्रकार की योजना लेकर आई है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पटना स्वच्छ वायु कार्य योजना वायु प्रदूषण के संबंध में वैज्ञानिक उपाय करके शहर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक योजना शुरू की, जिसका नाम है BSPCB, ठीक है। उसका फुल फॉर्म देखना पड़ेगा क्या है। योजना पटना में शुरू की गई, जिसमें शहर को मतलब क्या करना है, वायु प्रदूषण से मतलब क्या करना है, मुक्त करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि राजधानी में बहुत ही ज्यादा मतलब क्या है, वायु प्रदूषण है, ठीक है।
शहर में पुराने सार्वजनिक डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको पता होना चाहिए, बड़े वाहन जो होते हैं डीजल से चलते हैं, और डीजल की वजह से क्या होता है, बहुत अधिक मतलब क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है। और डीजल वाले वाहनों को कम करके उसकी जगह पे किस प्रकार के वाहन को हम लोग स्थान देंगे, तो सीएनजी। किसको देंगे? सीएनजी। और सीएनजी। सीएनजी के अलावा और क्या देंगे, तो इलेक्ट्रिक वाहन। ठीक है, ये आएंगे। और कौन से डीजल वाले वाहन का प्रयोग करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत को क्या होना है, भारत को कार्बन न्यूट्रल होना है। भारत कब तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी? जीरो कार्बन। 2070। 2070। बिल्कुल 2070 तक हम लोगों ने इसको लक्ष्य रखा, लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग 2050 तक इसको पूरा करने की। ठीक है। राज्य के सभी 543 प्रखंडों में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र के लिए एकीकृत डैशबोर्ड की स्थापना होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य के सतत विकास कार्यक्रम के बिहार के लिए वायु अनुकूलन न्यून कार्बन विकास विधि का भी समझौता किया गया है। ठीक है। अब चलिए, बिहार के राज्यपाल भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को थाईलैंड ले गए। ठीक है। तो गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध जिनकी बिहार कर्म भूमि रही है, जन्म तो बिहार में नहीं हुआ, लेकिन कर्म इन्होंने पूरे बिहार में ही किए, और मृत्यु भी इनका बिहार में ही हुआ। हालांकि जन्म इनका नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे बिहार के जो राष्ट्रपति, जिनका नाम है श्री विश्वनाथ आलेकर साहब। और इन्होंने मतलब क्या किया, बिहार के राज्यपाल भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को कहाँ ले गए? थाईलैंड ले गए। ठीक है। तो बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, जिनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, भाई वीरेंद्र भी इनको कहते हैं। ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में 22 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा थाईलैंड में 26 दिनों की प्रदर्शनी के लिए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को थाईलैंड ले जाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे ले जाया गया है? थाईलैंड में ले जाया गया है। ठीक है। अभी देखेंगे इसका इंपॉर्टेंट क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भगवान बुद्ध उनके दो सम्मानित, इनका एक का नाम सारिपुत्र था, पता ही होगा, और दूसरा का नाम था अरहत। ठीक है। मौदगलायन के पवित्र अवशेषों को 22 फरवरी 2024 को थाईलैंड की पवित्र यात्रा पे ले गया गया। ठीक है। तो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ठीक, गौतम बुद्ध के अवशेष नहीं है, उनके दो सम्मानित शिष्य के अवशेष है, जिनका एक का नाम है शारिपुत्र और दूसरा का नाम क्या है? अरहत शारिपुत्र और अरहत मदगलायन। याद रहेगा नाम की भूल जाएंगे? ठीक है, दोनों का नाम ध्यान में रखिएगा। इनके पवित्र अवशेष को 22 फरवरी 2024 को थाईलैंड की पवित्र यात्रा पे ले गया गया है। ठीक है। तो आपको बस ये दोनों का नाम ही याद रखना है, देश का नाम याद रखना है, तारीख वगैरह आप भूल सकते हो, कोई जरूरत नहीं याद रखने का। दोनों शिष्य का नाम ध्यान में रखेंगे। एक का नाम क्या है? अरहत मदगलायन। ठीक सारिपुत्र। है। दूसरा का नाम क्या है? शारिपुत्र। ध्यान रखिएगा। किस देश में ले गया गया? थाईलैंड में ले गया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। थाईलैंड के लोग बड़ा खुश हुए थे। ठीक है, देख के काफी प्रसन्न हुए। ठीक है, उन्होंने सबने बड़ा सम्मान से मतलब सर झुकाया। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। भगवान बुद्ध के 4 अस्थि के टुकड़े कहाँ कहाँ पे आपको देखने के? भगवान बुद्ध के 4 अस्थि के टुकड़े कपिल वस्तु अवशेष के रूप में स्वीकृत है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए। ठीक है, उन्हें थाईलैंड ले जाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना। पहली बार भगवान बुद्ध के अवशेषों के साथ सांची से बुद्ध के शिष्यों अरहत सारिपुत्र अरहत मोदगलायन के अवशेषों को ले जाया गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, यही है, ध्यान में ये रखा अवशेष। ठीक है। इन पवित्र अवशेषों को पूरे थाईलैंड में कई स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें भक्तों और श्रद्धांजलि देने का मौका मिलेगा। ठीक है। इन पवित्र अवशेषों को एक त्योहार होता है, जिस त्योहार का नाम है माखा बूचा महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? मौका पूछा पूछा महोत्सव। पूछा पूछा ठीक है, ध्यान में महोत्सव। माखा बूचा महोत्सव। ठीक है, ध्यान रखें, माखा बूचा महोत्सव के दौरान भी प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि आम लोग पवित्र अवशेषों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। ठीक है, तो वहाँ पे एक त्योहार होता है। ठीक है, ध्यान रखें, समारोह होता है जिसका नाम क्या है? माखा बूचा महोत्सव। ठीक है, तो यहाँ पर भी किया जाएगा। तो चलो, आप हमें ये बताओ, जो शिष्य जो गौतम बुद्ध के जो शिष्य है, उनके अवशेष को ले गए, उनका नाम क्या है? एक तो क्या नाम है? सारिपुत्र और सारिपुत्र, मौद्राग्लान। अरहत मौद्र और बिल्कुल अरहत ठीक है। मोदगलायन। मौदगलायन। एक सारिपुत्र है, दूसरा क्या है? मोदगलायन। मौदगलायन। मौदगलायन। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। और भी है, ये अवशेष पुरावशेषों के काल खजानों के, ठीक है, ध्यान, डबल ए श्रेणी में आता है। ठीक है, देखिए कई श्रेणी होता है। डबल ए श्रेणी जो होता है ना, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। और डबल ए श्रेणी का होता है ना, डबल ए श्रेणी में जो होता है, इसके अगर कोई, मान लीजिए कोई भी अवशेष है, अभी कोई भी चीज अगर वो डबल ए श्रेणी में, तो उसको भारत से बाहर नहीं ले जा सकते। ठीक है, मतलब ले जाने की मतलब उसका ना तो प्रदर्शनी हो सकता है, और ना तो मतलब उसका भारत से बाहर ले जाया जा सकता है। लेकिन थाईलैंड जो था बड़ा रिक्वेस्ट कर रहा था, तो भेज दीजिए भेज दीजिए। तो भारत सरकार ने बोला चलो ठीक है, तुम्हारी बात को मान लेते हैं। लेकिन जिसको भी डबल ए श्रेणी में रखा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भी है, जैसे मान लीजिए ब्रिटिश काल का कोई सामान है, ठीक है,
टीपू सुल्तान का तलवार ही, हालांकि उसको तो सब ब्रिटेन ऑलरेडी उठा के ले गया है, लेकिन कोई भी अगर डबल ए कैटेगरी में है तो उसको आप प्रदर्शनी भी नहीं कर सकते, भारत से बाहर नहीं भेज सकते, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि यह इन अवशेषों को भारत के भीतर या विदेशों में प्रदर्शनी के लिए उधार नहीं दिया जा सकता, ठीक है, मतलब सुरक्षित रहेगा एक जगह। हालांकि थाईलैंड सरकार के विशेष अनुरोध पर इन अवशेषों की प्रदर्शनी थाईलैंड में आयोजित की गई। अतीत में अवशेषों को श्रीलंका ले गया गया है, मंगोलिया ले गया गया, श्रीलंका ले गया, दक्षिण कोरिया ले गया, थाईलैंड ले जाया गया, ठीक है। सारे देश में आप कॉमन क्या देख रहे हो? सारे देश में कॉमन क्या है? हम्म सारे बुद्धिस्ट कंट्री, सारे देश के सारे कौन सा कंट्री है? बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे कंट्री जो बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इन जगहों पर अवशेष के लिए ले गया गया था, ठीक है। थाईलैंड में इससे पहले 1995 में ले गया गया था, ठीक है। अब फिर इस बार थाईलैंड में ले गया। हालांकि जो अवशेष वगैरह जो है उनको किस कैटेगरी में रखा गया है? डबल ए कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इन आयोजन का महत्व क्या है। ये भारत थाईलैंड संबंधों में एक ऐतिहासिक घटना है। दोनों देशों के बीच में सभ्यतागत संबंध को दर्शाती है। दोनों देशों के बीच में क्या सभ्यता है, क्या सभ्यता से भारत जो है, ठीक है, बुद्ध के देश का है, ठीक है, गौतम बुद्धा के देश है। तो विदेशों में आप जाओगे, कहाँ से आए? तो इंडिया से। अरे इंडिया से, अरे आप तो गौतम बुद्ध के देश से आए, बुद्धा के देश से आए, तो काफी समान मिलता है। फिर आप भारत में जाते हो बाहर में, तो अरे आप तो गांधी के देश के हो, ठीक है, जहाँ से अहिंसा को एक नया रूप दिया गया, तो काफी सम्मान मिलता है, ठीक है। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की एक इस पॉलिसी का भी हिस्सा है, ठीक है, ठीक है। एक नहीं, लुक लुक क्या था, एक इच पॉलिसी, ठीक है, एक पॉलिसी आई थी इसका ना, एक ये नाम गलत लग रहा है, ठीक है, लुक एक्ट की ऐसे ही कुछ है, ठीक है, जो भी हो। तो एक इस हाँ, पॉलिसी में पूरब पहले की ओर लुक देखो, था ठीक है। उसी को। हाँ लुकिश था, ठीक है, मतलब पूरब की ओर देखो, ठीक है, पूरब की ओर देखो, ठीक है। लुकिश पॉलिसी था, उसी के तहत मतलब ये किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। डबल ए कैटेगरी क्या होता है बता दोगे? जिस मतलब डबल ए कैटेगरी अगर किसी भी अवशेष को या फिर किसी भी पुरातत्व संबंधी चीजों को अगर डबल ए कैटेगरी में शामिल किया जाएगा तो क्या होगा? डबल ए कैटेगरी वाला चीजें में क्या होता है उसमें? सिंपल ध्यान रखना, उसमें जिस जो भी देश से डबल ए बाहर नहीं कैटेगरी में लेके जा आएगा सकते। देश के अंदर भी नहीं लेके जा सकता, मतलब किसी प्रकार कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। लोगों को देखने के लिए सार्वजनिक तौर पर उसको नहीं रख सकते हो डबल ए में, देश के अंदर या फिर देश के भीतर कहीं भी, ठीक है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं डबल ए कैटेगरी। अब आते हैं हम लोग बिहार में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं, काफी महत्वपूर्ण है। बिहार की ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि वर्ष 2023 में बिहार में सड़क दुर्घटना में, ठीक है, 8,898 से अधिक लोगों की मौत हुई है, ठीक है। अप्रोक्स अगर डाटा की बात करेंगे 9,000 के आसपास का ये डाटा है, ठीक है। इतने लोगों की मतलब क्या हुई है? मौत हुई है, ठीक है। अब देखें रीजन क्या है। तो इस ट्रैफिक पुलिस सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटना में मरने वाले सबसे ज्यादा लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसमें सबसे ज्यादा लोग में कौन से लोग हैं पता है? पैदल यात्री है। मतलब इनकी कोई गलती नहीं, सड़क पे जा रहे हैं, पीछे से आके कोई इनका मार दिया, ठीक है, मार कर चले गए, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो इनमें सबसे ज्यादा मरने वाले लोग कौन है? पैदल यात्री, मतलब ये वाहन चालक नहीं है। कौन है ये पैदल यात्री है। 8,898 में से 3345 लोग जो है क्या है? पैदल यात्री है, ठीक है। इस रिपोर्ट की बात करेंगे, ये सड़क दुर्घटना से संबंधित जो रिपोर्ट आई है इसमें बिहार की बात करेंगे तो मुख्य रूप से 8 कारण सामने आए, ठीक है। क्या क्या कारण है? तो वाहन पलटने का कारण संबंधित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन सा है? वाहन पलटने का मतलब क्या है? कारण इसमें संबंधित है, ध्यान में रखना है। दूसरा कौन सा कारण है? तो इसमें कौन सा कारण है, ध्यान में रखिएगा। किसी वाहन के टकराने से होता है, दौड़ कर सड़क पार करने, और यातायात नियमों की बात करेंगे, ये सभी सही से हेलमेट नहीं पहनते हैं, सीट बेल्ट बांधना आदि इनमें क्या है? शामिल है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बहुत सारे कारण जो है इसमें शामिल है, ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे यहाँ पे एनसीआरबी की, बात करेंगे एनसीआरबी की, भारत में आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्या 2022 की रिपोर्ट की बात करेंगे तो इसका बिहार 13वें स्थान पर, ठीक है। एनसीआरबी की भारत में आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्या 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का ध्यान में 13वां स्थान है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 13.1% की वृद्धि आपको देखने को मिली, ठीक है। और सड़क दुर्घटना में बात करेंगे तो बिहार का कौन सा स्थान है? जो 13 रैंक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वृद्धि हुई है 2021 की तुलना में 2020 के में कितने प्रतिशत की वृद्धि? जितना रैंक है ना
उतना ही के अप्रोक्स में वृद्धि हुई है, मतलब 13.1% की वृद्धि हुई है। और सबसे ज्यादा लोग किस प्रकार के लोग की मृत्यु हुई है, तो जो पैदल यात्री थे उनका, ठीक है। और मुख्यतः कितने कारण बताए गए हैं, मतलब सड़क दुर्घटना 8 कारण बनाए, जैसे वाहन पलट जाते हैं, किसी वाहन से दो वाहन का आपस में टकरा जाता है, दौड़ कर सड़क सड़क पार करना चाहते हैं, या फिर कोई यातायात नियम का पालन नहीं कर रहा है, जैसे हेलमेट नहीं पहन रहा है, सीट बेल्ट नहीं बांध रहा है, मोबाइल से बात कर रहा है, ठीक है, आजकल तो ये भी कान में हेडफोन लगाया हुआ है, इस सब की वजह से भी होते हैं, ठीक है। सड़क दुर्घटनाओं पे अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार की कौन सी पहल है, ठीक है। तो यातायात पुलिस थाना की बात करेंगे तो वर्ष 2023 में राज्य सरकार ने, ठीक है, 28 अन्य ट्रैफिक पुलिस स्टेशन खोले, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन खोला गया राज्य में 28, ठीक है। पूर्व में 12 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन खोले गए थे ताकि राज्य में ट्रैफिक प्रबंधन ठीक से हो सके, ठीक है। उसके राजमार्ग पुलिस, गश्ती भी, हाईवे पुलिस जो होता है, ठीक है। राज्य सरकार ने राज्य के सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर, ठीक है, राजमार्ग गश्ती बल तैनात भी किया है, ठीक है। बिहार में शराबबंदी भी है, क्योंकि ऐसा माना जाता था शराब पीकर गाड़ी चलाने से ज्यादा एक्सीडेंट होता था। तो बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। 2016 से शराबबंदी लागू है। शराबबंदी या फिर नशा को समाप्त करना, ठीक है, भारतीय संविधान का किसका हिस्सा है, डीपीएसपी में आपको बात की गई है। और डीपीएसपी का अनुच्छेद 47 जो क्या कहता है, किसी प्रकार का नाशक पदार्थों का राज्य क्या करेगा, प्रतिबंध करेगा, ठीक है। तो उसी के आधार पे 2016 से बिहार में क्या शराब बंद है। इस फैसले के कारण बिहार में सड़क दुर्घटनाएं कम तो हो गई, ठीक है। कैमरे लगाना भी शामिल है। बिहार पुलिस ने, ठीक है, ध्यान में द्वारा जगह जगह पे कैमरे लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई व्यक्ति यातायात नियमों जैसे ओवर स्पीड, गलत तरीके से गाड़ी चलाना का उल्लंघन करता तो पुलिस उन्हें क्या करेगी, ई चालान जारी करेगी, मतलब आपके घर पे डायरेक्ट, मतलब क्या होगा, चला जाएगा कि भाई साहब अपने नियम को तोड़ा है, ठीक है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा की बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लोगों को मतलब जागरूक करना है, ठीक है, जागरूकता बहुत अधिकांश मैटर करती है। तो सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो 11 से 17 जनवरी, ठीक है, ध्यान, काफी महत्वपूर्ण तारीख है, याद कर लीजिए। 11 से 17 जनवरी तक हर वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। बाकी जो है हम लोग कल के क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी अच्छा खासा करंट अफेयर बचा हुआ है। एक दिन आपका याद चलेगा, उसके बाद अप्रैल महीना समाप्त हो जाएगा। फिर अभी हम लोग जुलाई में ना, मई जून का फिर मैं आपको 2 महीना को दूंगा, ठीक है। बिहार क्या करना है, बिहार आपको करना है केजे से करना है। बाकी आप लोग परफेक्शन है इसके मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं, जनवरी से कीजिए, जनवरी से अभी तक वहां से सब कुछ को क्लियर कीजिए, ठीक है। तो बाकी हम लोग देखेंगे कल के क्लास में, देखेंगे बिहार में चिकित्सा शिक्षा, एक क्लासेस और होगी इसकी, और उसके बाद आपका अप्रैल का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है।